মঞ্চে উপস্থিত জাতীয় কংগ্রেস সিপিআইএম নেতৃত্ব এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত মানুষ, মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে এই বাজার এলাকায় সমস্ত মানুষ যারা শুনতে পাচ্ছেন, সবাইকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে, আমাদের তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন, নমস্কার জানিয়ে কিছু জরুরি কথা এই লোকসভা নির্বাচনের সামনে রেখে আপনাদের সামনে রাখব। ये बहुत एक कठिन समय है और ये इलेक्शंस जब होने जा रहे हैं 13 मई को, जब आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंदर ये आसनसोल की जनता वोट डालने जाएंगे तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि 2014 में जब आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंदर जनता ने वोट दिया था तब ये सोच के दिया था कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे। 2014-তে যখন আসানসোলের মানুষ ভোট দিয়েছিল তখন তারা এটা ভেবে দিয়েছিল যে বিজেপিকে এই জন্য ভোট দিতে হবে, দেশের মধ্যে উন্নয়ন চাই, দেশের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট চাই। এবং ওই 2014-তে যে কথা, যে উন্নয়নের কথা বলে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির যে সাংসদ এই আসানসোল লোকসভার মধ্যে জিতে এলো, আমরা তারপরে দেখলাম যে কোনো উন্নয়নের বেলায় আসানসোল লোকসভার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম না। কলকারখানার কথা হলো না, রুজি রুটির কথা হলো না, শিক্ষার কথা হলো। আমরা দেখতে পেলাম যে বিভিন্নভাবে যখন বলা হলো যে এই দেশকে নির্মাণ করতে হবে, নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে, এই রাষ্ট্রকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে, हमें बोला गया कि इतने सालों से जो बर्बादी चल रहा है इस देश के अंदर, जिस तरीके से पूरे देश को खत्म कर दिया गया है, 2014 एक नई पीढ़ी को विकास देने वाला है, एक नया प्रजन्म को डेवलपमेंट देने वाला है। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ये था मोदी सरकार का वादा, ये था भाजपा का सरकार का वादा। और जब 2014 में भाजपा का सरकार नरेंद्र मोदी आए, हमने क्या देखा कि सबसे पहले सबसे बड़े इस देश के जो चोर डाकू थे वो विदेश भाग गए। करोड़ों का पैसे इस देश के अंदर जो मेहनत का जनता है उनसे लूट के, हम नहीं भूलेंगे कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे डाकुओं को किस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने इस देश से दूर भगाया है। और आज तक ये 10 साल हो गए और नाकाम रहा है बीजेपी का सरकार, केंद्र के सरकार, कि उनको घसीट के इस देश के वापस लेके आए और जनता का पैसे वापस दे। बोला था, यही सरकार था, यही नरेंद्र मोदी था जिसने बोला था कि नहीं, आप हमें वोट दीजिए, आप एक बार हमें वोट दीजिए विकास के नाम पे, हम 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में ले देंगे। हम यही के जनता से पूछना चाहते, जो जनता हमें सुन पा रही, क्या 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए? हम सुनना चाहते कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए? नहीं आए। जनता बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं आए हैं। हमें क्या बोला गया कि नहीं, हमें इकोनॉमी को संभालना है, इकोनॉमी बदतर से बदतर हाल में जा रहा है। 2014 से पहले इकोनॉमी में कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए 2014 में मोदी सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इकोनॉमी बेहतर करना है। जनता ने बोला अच्छी बात है, क्योंकि जो हालत था उससे बेहतर हालत चाहिए, तो जनता ने वोट दिया बीजेपी को। और उसके बाद जब जनता ने बोला कि आपने बोला था कि इकोनॉमी का हाल बेहतर होगा, विकास आएगा, 15 लाख अकाउंट में आएगा, तब बीजेपी के सरकार ने क्या बोला, नहीं नहीं वो तो बात है, लेकिन अगर देश का निर्माण और अच्छे से करना है तो हमें यहाँ पे नोटबंदी करनी पड़ेगी। और 2016 में हमने क्या देखा कि जो भाजपा का सरकार जो बोल रहा था कि राष्ट्र का निर्माण करना है, उसने सबसे पहले बोला कि जो जनता है उसको लाइन में लगना पड़ेगा। 500,000 का नोट जो है वो नोटबंदी हो गया, 2000 का नया नोट चाहिए। और हमने उसमें नहीं देखा कि विजय माल्या और नीरव मोदी और तमाम सारे ऐसे लोग, ऐसे डाकू जो हमारे बैंकों में, हमारे मेहनतकश जनता के अकाउंट से जो डाका डाल के पैसे बाहर विदेशों में ट्रांसफर किए, कि उसका 1 इंच का भी पैसा हमारे देश के अंदर वापस आए। जो काला धन बाहर गया था, जो काला धन बाहर जाने की वजह से जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा था इस देश के अंदर, मेहनतकश जनता को बेवकूफ बनाया था, वो 1 इंच पैसा भी वापस नहीं आया। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, नोटबंदी हुई है, आप लाइन में खड़ा हो जाइए, 2000 का नया नोट मिलेगा, 500,000 गया। जनता ने बोला ठीक है, अगर राष्ट्र निर्माण की यही बात है, यही कुर्बानी है, हम खड़े होंगे। और क्या हुआ उसके बाद? 100-200 लोग उस लाइन में खड़े हो के मर गए, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों लोग जो छोटे कारोबार करते थे उनकी कारोबार खत्म हो गया, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ 2017 में? 2017 में फिर से बोला गया कि इकोनॉमी की हाल और बेहतर करनी है। तो जनता ने पूछा कैसे इकोनॉमी की हाल बेहतर होगी? तब बोला कि नहीं नहीं नहीं, विजय माल्या, नीरव मोदी ने तो लो लूटा,
लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी इस हद तक गिर गए कि उन्होंने भी बैंक को लूटना शुरू कर दिया और बोला कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा तो सारे जो बैंक में पैसे है वो सरकार का होगा, सारे जो चीजें है उसको सारे कॉर्पोरेट्स के हाथ में करने होंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी जैसे चीजों को, नियम को लागू किया गया, जिसके बाद से हमने देखा कि पिछले 8 साल में एक के बाद जो सामान हमारे देश के अंदर हमें मिलता है उस सामान के ऊपर किस तरीके से उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। और जनता को बार बार इस बात पे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम इकोनॉमी को निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हमने देखा कि एक के बाद एक नीति ऐसे देश के अंदर लाया गया है जिस नीति से जनता का कोई भी सुविधा नहीं हो रहा है। आप देखिए, उठा के एक नीति, जब किसान बोल रहे हैं कि हमें फसल की दाम नहीं मिल रही है, हम देख रहे हैं कि किसानों के खिलाफ ऐसे नीतियां लाए जा रहे हैं जिसमें किसानों की जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं श्रम कानून के थ्रू ऐसे कानून लाया जा रहा है जिसके कारण सारे जो मेहनतकश जनता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो तमाम सारे जगहों में काम करते हैं, प्लांट्स में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनको बोला जा रहा है कि नहीं 8 घंटे की नौकरी नहीं, आपको 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी आपकी जो नौकरी आपके पास है वो आपका परमानेंट नौकरी नहीं रहेगा, आपको कॉन्ट्रैक्चुअली काम करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअली काम करने के बाद भी आपको पहले के टाइम पे जो हाउसिंग के लिए सुरक्षा मिलता था, जो मेडिकल के लिए आपको बीमा मिलता था, वो सब तमाम सारी चीजें नहीं मिलेंगी। यही था मोदी सरकार जिसने बोला था 15 लाख रुपए के साथ साथ 2 करोड़ नौकरी हर साल आपको मिलेगा। এটাই ছিল নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি। বলেছিল যে 2 কোটি করে চাকরি বেকারে আমরা প্রত্যেক বছর দেব, এবং 2014 থেকে 24 পেরিয়ে গেছে এবং এই 10টা বছরে আমরা দেখতে পেরেছি 2 কোটি চাকরির অনেক কথা দূর। প্রত্যেকটা চাকরির জায়গায় প্রত্যেকটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্র বিজেপি সরকার। আমরা দেখতে পেরেছি যে কিভাবে প্রতিনিয়ত যে কটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে, সেটা রেল হোক, ব্যাংক হোক, বন্দর হোক, বিমানবন্দর হোক, প্রত্যেকটা জিনিসকে আদানি আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রকৃত শত্রু হিসেবে আরএসএস বিজেপি এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাদের প্রকৃত শত্রু ভারতের মানুষ এবং তাদের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে আদানি আম্বানি এই দেশের মধ্যে। তারা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে দিয়েছে যখন কৃষক সমাজ এই ভারতের মধ্যে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে যে তারা ভর্তুকি পাচ্ছে না, তারা ন্যায্য যে ফসলের দাম পাচ্ছে না, শ্রমিক সমাজ আন্দোলন করছে যে তারা যখন কলকারখানায় যাচ্ছে তাদের যে রোজগার, তাদের যে চাকরির দাম, তাদের যে ঘামের যে দাম, সেই দাম তারা পাচ্ছে না, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নরেন্দ্র মোদী সরকার, কেন্দ্রের সরকার একটাও কথা বলতে পারছে না। এরা চাই যে শুধু শ্রমিক সমাজকে শেষ করে, কৃষক সমাজকে শেষ করে নয়, জমি জমা আদানি আম্বানিদের হাতে করে নয়, একটা প্রজন্মকে কি করে শেষ করে দেবে। আমরা যখন ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসি, আমরা যখন ছাত্র আন্দোলন করি, আমরা এই কথাটা বলি যে কিভাবে নতুন শিক্ষানীতি এনে ছাত্র সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপির কেন্দ্র সরকার। हम बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो किस तरीके से एक तरीके से बाजारीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा का। आज आप चले जाइए, आसनसोल में हम लोग हैं, पश्चिम वर्धमान में कहीं पे भी किसी कॉलेज में चले जाइए, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में हम चले जाते हैं, दुर्गापुर जाते ही गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, फीस कितना है? एक साल में सालाना फीस एक कॉलेज का इतना हो गया है कि किसी भी परिवार में आज अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़े तो आपको सर पकड़ के बैठ जाना पड़ता है कि अगर हमें पढ़ाना पड़ेगा, अगर ग्रेजुएशन करवाना पड़ेगा, अगर स्कूल कॉलेज में भेजना पड़ेगा तो हमें सोचना पड़ेगा। আমরা এটা বলি যে প্রচুর পরিবারে এরকম মানুষ আছে যারা যদি হায়ার এডুকেশনে পাঠানোর চেষ্টা করছেন, তারা ভাবতে হচ্ছে তাদেরকে যে কলেজে যদি কালকে পাঠাই, যেভাবে খরচা বাড়ছে সেই খরচা দিয়ে আমরা স্কুল কলেজে পাঠাবো কি করে। আমরা দেখছি প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা রাজ্যের মধ্যে प्राइमरी जो स्कूल, जो बेसिक स्कूल, সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। और सरकार क्या बोल रहा है जब गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, आपके पास फंड नहीं है स्कूल चलाने के लिए, लेकिन आपके पास करोड़ों रुपए है कि आप हवाई जहाज से इधर से उधर जाएंगे और आपकी नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप में रहेगा, लेकिन पेट्रोल का प्राइस वहीं पे बढ़ता जाएगा। क्योंकि शर्म आती है, हम लोगों को शर्म आता है कि जब हम पेट्रोल पंप में जाते हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरानी पड़ती है, सिर्फ मोदी जी का नूरानी चेहरा वहां पे दिखाई देता है, तो हंसते हुए आपको बोलता है कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पेट्रोल का कीमत बढ़ गया। लेकिन आप मेरा चेहरा देखिए और हंसते रहिए और ये पेट्रोल का कीमत
सच्चाई। ये सच्चाई से आपको दूर रखा जा रहा है, हमें दूर रखा जा रहा है, क्योंकि इसमें इनका फायदा है। ये चाहते नहीं है कि हम रोजी रोटी पे बात करें, ये चाहते नहीं है हम शिक्षा पे बात करें, ये चाहते नहीं है हम रोजगार पे बात करें, ये चाहते हैं कि हम धर्म के जो फसाद ये कर रहे हैं हर दिन, इस फसर में, इस जड़ में हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब बताइए, কারণ কি যে বিজেপি আরএসএস আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেখতে পাচ্ছি, প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মের যে বীজ আমাদের মনের মধ্যে মিশিয়ে, যে বীজ মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা তো আমরা সামনে থেকে দেখছি। আচ্ছা বলুন তো, এই যে শনি মন্দির, এখানে মানুষ প্রত্যেকদিন আসে, কোন বিজেপি, কোন সিপিএম, কোন কংগ্রেসের দরকার এই শনি মন্দির চালানোর জন্য? এই শনি মন্দিরে যদি পুজো হয়, এটাতে কোন রাজনৈতিক দলের দরকার? কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে থেকে একটা রাজনৈতিক দল আছে যে বলছে যে যদি আপনি সচ্চা হিন্দু হন তাহলে আমাদেরকে এসে ভোট দিতে হবে। কেন? যদি কেউ সচ্চা হিন্দু হয় তাকে রাজনৈতিক দল কেন বেছে নিতে হবে আমরা জানতে চাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন দাঙ্গা করিয়ে দেওয়া হয় তখন কার সুবিধাটা হয়? যখন দাঙ্গা अपने जितने हिंदू भाई बहन है आपको बीजेपी को वोट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दंगा खत्म नहीं होगा। আমরা তখনই দেখবো আবার তৃণমূল আছে যে মুসলমান পাড়াগুলোতে যাবে এবং সেখানে গিয়ে বলবে अगर आपको ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है तो आपको हमें वोट देना पड़ेगा। আমরা যারা বামপন্থী রাজনীতি করি আমরা বলছি যে ধর্ম তার নিজের নিজের ব্যাপার। মানুষ গির্জায় যাবে, মানুষ মসজিদে যাবে, মানুষ মন্দিরে যাবে, মানুষ কি ধর্ম বেছে নেবে সেটা মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। আচ্ছা এই ব্যাপারটা যে মানুষ কোথায় যাবে, মানুষ কুরআন পড়বে, মানুষ গীতা পড়বেন, গীতা পাঠ করবেন, মানুষ বাইবেল পড়বেন, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কোনো রাজনৈতিক দল তার হুঁশিয়ারি দিয়ে মানুষকে বলবে না যে সে কোন রাজনৈতিক দল বেছে নেবে। এবং এই রাজনৈতিক যে মনোভাব তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে আজকে আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের সমাজের মধ্যে, এটা ভীষণ লজ্জাজনক। কারণ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, এই যে বিজেপির লোকজন যখন ভোট চাইতে আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ये भगवा झंडा लेके जब हमारे पास आ रहे हैं तो हमें पूछने की जरूरत है, आप बताइए क्या भगवा झंडा लेके अभी इलेक्शन में वोट मांगने आ रहे हैं? लेकिन हमारे देश के अंदर हर दिन 20 किसान को आत्महत्या करना पड़ता है, क्योंकि उनको जो पेस्टिसाइड होता है, उनका जो फसल का दाम होता है, जो गवर्नमेंट से उनको सब्सिडी मिलना चाहिए, वो सब्सिडी उनको नहीं मिल पाता है। हम मानते हैं ना कि ये भारत देश जो है इसमें 70% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, यह हम मानते हैं, हमारी सरकारी आंकड़ा है। अगर मानते कि 70% से ज्यादा लोग हिंदू हैं तो उन किसान में इतने 1,40,000 जो जनता मर रहा है, जो किसान मर रहा है, जो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है, उसमें भी 70% ऐसा किसान होंगे जो हिंदू है। तो हमें पूछने की जरूरत है, ये जो भगवा झंडा लेके आज आपके सामने आएंगे, राम मंदिर बनवाने के लिए आपके पास चावल देने आएंगे और बोलेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए आप चावल दीजिए, उनको पूछने की जरूरत है कि जब हमारे हिंदू भाई बहन जो किसान हर दिन इस देश के अंदर मर रहा है, तब तो हम नहीं देखते कि भगवा झंडा आके बोलता है कि आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो, चलिए आपके लिए लड़ाई करते हैं, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो, आपका फसल का दाम नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग जाके लड़ाई करते हैं। हमने तो नहीं देखा कभी भगवा झंडा को ये बात करते हुए। हमें पूछना पड़ेगा कि ये जो लोग धर्म के आधार पे मंदिर के नाम पे आपका वोट मांगने आते हैं, आप उन्हें पूछिए कि जो सरकार ने धर्म के नाम पे लोगों को बोला था कि 2 करोड़ की नौकरी मिलेगी, धर्म के नाम पे बोला था कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिल पाई। हमने तो तब नहीं देखा कि ये भगवा झंडा आके हमारे साथ, हम युवाओं के साथ हर दिन आंदोलन में शामिल हो रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं आप हो हिंदू भाई बहन, आपके घर में आज अगर रोजगार नहीं है तो ये हमारी जो भगवा झंडा के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम जाएंगे आपके लिए लड़ाई करेंगे और इस बात को निश्चित करेंगे कि 2 करोड़ की नौकरी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोला था, प्रतिश्रुति दिया था, वो 2 करोड़ की नौकरी आज नहीं मिल पाई है, इसलिए हम लोग लड़ाई करेंगे। तब हम इनको नहीं देखते हैं और इसलिए हमें पूछना पड़ेगा कि धर्म के आधार पे बांट के किसको फायदा होता है? जब वो बोलते हैं कि नहीं हम तो हिंदू है, हिंदू धर्म के आधार पे वोट दीजिए, हमें पूछना पड़ेगा। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে উত্তর প্রদেশের মধ্যে, উত্তর প্রদেশে 12 বছরের একটা মহিলা, 12 বছরের একটা মেয়ে, তাকে গণধর্ষণ করা হয় এবং তার নাম মনীষা বাল্মীকি।
এই মনীষা বাল্মীকি 12 বছরের মেয়ে যখন উত্তরপ্রদেশে যেখানে বিজেপি সরকার, যখন তার সাথে গণধর্ষণ হয়, তখন আমরা দেখতে পারি না যে বিজেপি সরকার একটা শব্দও সেখানে বলে। আমরা দেখতে পারি না যখন সাক্ষী মল্লিক, বিনেশ ফোগাটের মতো আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় যারা এশিয়াডে, অলিম্পিকে আমাদের জন্য মেডেল জিতে এসছে, যখন তারা দিল্লির রাস্তায় বসে বিজেপি সরকারের চোখে চোখ রেখে বলে যে আপনার সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং আমাদেরকে প্রত্যেক দিন ধর্ষণ করেছে এবং আপনাকে মুখ খুলতে হবে, तब हम नहीं देखते कि बीजेपी का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जो तुरंत पहुंच जाते हैं, जब उनको मेडल मिलता है तुरंत सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तब हम नहीं देखते जब वो आंदोलन कर रहे हैं, जब वो सड़क पे बैठे हैं बीजेपी का सांसद के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए, तब नरेंद्र मोदी पहुंचते वहां पे उनका साथ देने के लिए। क्या हमें नहीं पूछने की जरूरत है कि आज अगर हम शिक्षा संस्थानों में देखें, हर दिन महंगाई बढ़ रहा है। जब आज हम बाहर बाजार में चले जाते हैं, तब हम देख रहे हैं कि बेसिक से बेसिक चीज, हर दिन का सामान खरीदने में हमारी हालत खराब हो रही है। আমাদের ভাবতে হবে না, আমাদের কি ভাবতে হবে না कि যারা ধর্মের মধ্যে আমাদেরকে লড়িয়ে দিতে চায়, যেসব মন্ত্রীরা যারা এসে উস্কানি দেয় ধর্মের নামে, তারা কি করছে? আমরা দেখতে পেলাম যে ইলেকট্রাল বন্ডের নামে কোটি কোটি টাকা আজকে বিজেপি সরকার নিয়েছে। এবং আমরা এটাও দেখলাম যে যে বিজেপি সরকার, যে বিজেপির লোকজন যে ভাগবা ঝান্ডা নিয়ে অনেকে ঘুরে বেড়ায়, তারা বললেন, এবং 2014 পর থেকে আমরা দেখলাম যে কোথাও যদি কারুর কাছে গরুর মাংস খুঁজে পাস, বিফ খুঁজে পাস, তাকে সেখানে ধরিয়ে কেলাতে হবে, সেখানে ধরিয়ে তাকে মেরে দিতে হবে। আমরা দেখলাম পেহলু খান এবং বিভিন্ন এরকম নাম যাদেরকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হলো। কিন্তু আমরা আবার ইলেকটোরাল বন্ডে দেখলাম যে বিফ এক্সপোর্টার কোম্পানি কোটি কোটি টাকা বিজেপির কাছে ইলেকটোরাল বন্ডের নামে আছে। এবং আপনারা প্রশ্ন করবেন না, এই ভাগবা ঝান্ডা নিয়ে এই বিজেপির যে কর্মীরা আপনার কাছে আজকে ভোট চাইতে আসছে, যারা ধর্মের नामे আপনার কাছে ভোট চাইতে আসছে, जो धर्म के आधार पे आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपके धर्म के आधार पे आपको वोट करने की जरूरत है, उनको पूछने की जरूरत है कि हमारे देश के अंदर जब हर दिन इंसानों को खाने को नहीं मिल रहा है, हमारे देश के अंदर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत हमारा देश जो 2013 में 55 में रैंक करता था, आज 120 के ऊपर हो गया है, जो नेपाल बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। इस देश का हालत क्या है? इस देश के अंदर जब आज के दिन पे भी 10 साल बाद भी बीजेपी सरकार रहने के बाद भी 80 करोड़ जनता को बिलो पॉवर्टी लाइन के पीछे रहना पड़ता है, उनको आज भी रेशन लेना पड़ता है। हमें पूछने की जरूरत है कि आज के देश में भी क्यों गरीबी है हमारे पास, क्यों 10 साल बीजेपी रहने के बाद भी इस देश के अंदर गरीबी है, हमें पूछना पड़ेगा। क्योंकि सवाल है रोजी रोटी का, ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप सवाल पूछे, और इसीलिए जब भी आप सवाल पूछेंगे आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जब भी आप पूछेंगे कि रोजी रोटी का सवाल है, तभी आपको एंटी नेशनल का तकमा देके आपको गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। हम तो बोल रहे हैं, सीना तान के बोल रहे हैं कि असल अगर एंटी नेशनल कोई है, असल अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है, तो वो भाजपा का सरकार है, नरेंद्र मोदी और उसका गैंग है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में, इस मुल्क में जिस तरीके से हम सब ने, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोगों ने साल भर साल मेहनत करके, शहीद होके, अपना सब कुछ देके इस देश का निर्माण किया है, जो मेहनतकश जनता है, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एक साथ होकर लड़ाई किया है। वो जो यूनिटी है, जो আমাদের ঐক্যবদ্ধ যে শক্তি, সেটাকে ভাঙার চেষ্টা যদি কেউ করছে, সেটা বিজেপির সরকার। এবং আমরা জিজ্ঞেস করব না, বিজেপির সরকার, অনেকের মনে হবে যারা 2014-তে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, অনেকে তৃণমূলকে টাইট করার জন্য ভোট দিয়েছিল যে না 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 তৃণমূল তো বিশাল খারাপ দল। একদমই, যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে আমার কিছু নতুন করে বলার নেই তৃণমূলের ব্যাপারে। আমরা জানি যে তৃণমূলের কি অবস্থা, আমরা দেখতে পেলাম যে এসএসসির মধ্যে কি দুর্নীতি, তাদের যে নেতা মন্ত্রী, তাদের বান্ধবীদের ফ্ল্যাটে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে, তাদের পরিবারদের ফ্ল্যাটে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এবং এই এসএসসি দুর্নীতির মধ্যে আমরা যেটা জিনিস দেখতে পেলাম যে যোগ্য যে ছেলে মেয়ে, যারা মেরিট, যারা পড়াশোনা করে এই পাড়াগুলো থেকে তারা মাথা উঁচু করে কোথাও কলেজে পড়েছে এবং চাকরি করছে শিক্ষা শেষে, তাদের আজকে চাকরি 25,000 জনের চাকরি চলে গেল। এবং এর দায় কে? আমাদের রাজ্যের মধ্যে এই দুর্নীতি নেমে আসার এবং ডাকাতি করার এর দায় হচ্ছে, চিটিং করার, চোরবাজি করার দায় হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবং এটা লজ্জা লাগে বলতে যে যে বিজেপি বলছিল নাকি তারা টাইট দেওয়ার জন্য,
তৃণমূল কংগ্রেস কে টাইট দেবে বলে তারা নাকি অল্টারনেটিভ বিকল্প আনার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গতে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপির প্রত্যেকটা মাথা, বিজেপির প্রত্যেকটা প্রথম সারির ফার্স্ট লেভেল অফ লিডারশিপ যদি আপনি দেখে নেন, একটা নাম বলে দিন, একটা নাম বলে দিন যখন 2016 এসএসসির পরীক্ষার প্যানেল বসেছিল সেই সময় নিশীথ প্রামাণিক, সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী কোন দলের সাথে যুক্ত ছিল। এবং এই কথাটা বিজেপির কর্মীদের কাছে যারা ভোট চাইতে আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আপনারা যদি সত্যি বিকল্পর কথা বলছেন তো শুভেন্দু অধিকারী আপনার লিডার কি করে, আপনার নেতৃত্ব কি করে। এবং তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে যদি আপনারা বলছেন যে বিজেপি এই সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আপনারাই বিকল্প, তাহলে এই বাবুল সুপ্রিয় যে বিজেপির সাংসদ থাকতে এই আসানসোলের বুকে আমার মা মাটিকে জ্বালানোর জন্য, আমার মা বোনেদেরকে, ভাই বোনেদের মধ্যে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে আমার ইমামের ছেলেকে মেরে দেয়, সেই বাবুল সুপ্রিয়কে তৃণমূল কংগ্রেস তার দলের মধ্যে কি করে যোগদান দিতে পারে? আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে তারা আজকে ধর্মের নামে রাজনীতি খেলার চেষ্টা করছে, যারা আজকে ধর্মের নামে বিভাজন করার চেষ্টা করছে, তাদের এই সমাজের মধ্যে কোনো জায়গা দেওয়ার পক্ষে আমরা নই। আমরা বামপন্থীরা যারা আজকে আপনার সামনে এসেছি এবং আমরা বলছি যে এই রাজনীতিকে, ये राजनीति को अगर हमें डिफीट करना है, इस राजनीति को हराना है, हटाना है, अगर चोर डकैत जो लोग कंटिन्यूअसली करप्शन कर रहे हैं और ये करप्शन को अगर हमें खत्म करना है तो हमें पक्ष चुनना होगा। 13 तारीख को जब हम वोट डालने जाएंगे आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंदर, हमें पक्ष चुनना होगा कि हम चाहते हैं कि अगला 5 साल भी हमारे देश के अंदर और आसनसोल लोकसभा के अंदर जो जनता रहे वो बार बार यही ढूंढते रह जाए कि उनकी एमपी कहाँ है। क्या वो अगला 5 साल फिर से वेट करे कि आइदर बीच में उनका एमपी आइदर दल बदल कर लेगा, उसके वजह से उनको फिर से वोट मिलेगा, या अगर दल बदल नहीं करेगा तो 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब उनके एमपी को देखने को मिलेगा। क्या हम इस तरीके का राजनीति चाहते हैं कि जब रोजी रोटी का बात ना हो, ये बानपुर इलाका में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसका बात ना हो, यहाँ पे अगर पानी नहीं मिलता है आज के समय पे भी 75 साल बाद आजादी का, तो ये शर्म होने की बात है कि आज के समय पे भी हमारे समाज के अंदर इतना आजादी के बाद भी हमारे देश में जो सरकार है वो इंसानों को पीने की पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये शर्म की बात होनी चाहिए। और जब ये सारी चीजें नहीं है उनको फायदा होता है, क्योंकि जब आप 15 लाख रुपए की बात करोगे, जब आप बात करोगे कि रोजी रोटी क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि नहीं हमने तो मंदिर बनाया है इसलिए हमें वोट दीजिए। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या इससे पहले इस देश के अंदर, क्या इससे पहले इस समाज के अंदर আপনারা আমরা যারা পুজো করতে যেতাম তাদের কোনো রাজনৈতিক দলের দরকার হতো পুজো করার জন্য? আচ্ছা এই শনি মন্দিরে যারা পুজো করতে যায়, এই সামনে যে কোনো মন্দিরে যারা পুজো করতে যায়, जो भी पूजा करने जाते हैं, যারা পুজো করতে যায়, যে মারা আমার মারা পুজো করতে যায়, তখন তারা মন্দিরে গিয়ে কি বলে? তারা চায় যে যখন তারা মন্দিরে যাচ্ছেন তারা তার পরিবারের ভালো চায়, তার সন্তানের ভালো চায়, তারা চায় যাতে তাদের সন্তান দুধে ভাতে থাকতে পারে, তাদের সন্তান যাতে মাথা উঁচু করে ভালো মানুষ হতে পারে। তারা গিয়ে এটা চায় না যে মুসলমানদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হোক, তারা এটা চায় না যে অন্য ধর্মের মানুষের সাথে তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হোক। কোন ধর্মের যখন কেউ একজন মানুষ मस्जिदे जाए तখন সে কি চায়? जो कोई मस्जिद में जाता है वो क्या चाहता है? अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहता है, अपने बच्चे के लिए अच्छी जिंदगी चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि जो भारतवर्ष है ये एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, नहीं चाहता है। कोई भी आम इंसान ये नहीं चाहता है, जो मेहनत कर जनता है वो नहीं चाहता है। जो हिंदू परिवार से उठ के एक माँ जाता है मंदिर, वो ये नहीं चाहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। वो ये चाहता है कि वो उसका जो इंसान है, उसका जो घर में पलने वाला बच्चा है, वो सर ऊंचा करके जी पाए। কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আজকে দিনে যেটা হচ্ছে, যে আমাদের ধর্মের নামে যখন ভেদাভেদ হচ্ছে, যখন ধর্মের নামে আমাদেরকে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন তারা শিক্ষার কথা বলছে না, তারা রোজগারের কথা বলছে না, তারা ধর্মের নামে আমাদেরকে লড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছে। এবং তারা চাইছে যে আগামী প্রজন্ম যার কাছে শিক্ষা থাকবে না, এবং যখন তার কাছে শিক্ষা থাকবে না, পেটে শিক্ষা থাকবে না, তার কাছে চাকরি থাকবে না, তার কাছে কি উপায়? তার হাতে 500 টাকা দিয়ে বলা হবে যে যা পাড়ার মোড়টাতে যা, তলোয়ার ধর এবং ওখানে কারুকে দেখতে পেলে দাঙ্গা করে আসবে। আচ্ছা এই দাঙ্গা যখন হয়েছে বা দাঙ্গা যখন কোথাও হয়, তখন কার বাড়ির ছেলে মেয়েরা মারা যায়? কার বাড়ির ছেলে মেয়ের মধ্যে দাঙ্গা হয়? মন্ত্রীর বাড়ি পুড়ে যায়। কোন মন্ত্রীর বাড়ি পুড়েছে আজ অব্দি দাঙ্গাতে? আমরা জানি না।
जब दंगा होता है तो कितने मंत्री है, जब बाबुल सुप्रियो ने धर्म के नाम पे इस तरीके से दंगा लगाने का कोशिश किया, क्या बाबुल सुप्रियो पे आंच आया? नहीं आया। बात यही है कि যখন ধর্মের নামে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন আমরাও জানি যে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের যে বাড়ি আছে সেই বাড়ি জ্বলে যায়। প্রত্যেকটা জায়গায় যে ধর্মের মানুষ আছে তাদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। और इसीलिए हम आपसे बताना चाहते हैं, ये आश्वासन देना चाहते हैं, हम जो लाल झंडा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो हम लाल झंडे का राजनीति करते हैं, हम आपसे यही बात बताना चाहते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा जा सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश के अंदर, इस आसनसोल लोकसभा के अंदर इंसानों को इंसानियत के नाम पे जाना जाता है कि नहीं। हमें फर्क पड़ता है कि हर एक इंसान को आज यहाँ पे सर ऊंचा करके रहने का जगह मिल रहा है कि नहीं। अगर हमें फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो जनता है, आज जो नया प्रजन्म है, उनको अपना रोजी रोटी का कमाई मिल रहा है कि नहीं। हम इस बात के लिए आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है कॉमरेड जहानारा खान, वो 2 बार की एमएलए रही है जमुरिया से, और ये आश्वासन आप सभी को पता है कि हमारी जो कैंडिडेट है या हम जिस बातों पे लड़ते हैं, ये लाल झंडा है, वो हर वक्त मेहनत का जनता के साथ में रहा है। जब कोई भी যখন কোনো কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে তখন এই বামপন্থীরাই ছিল, এই লাল ঝান্ডা ছিল, যারা একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ করে মানুষকে ওই কলকারখানাকে খোলানোর জন্য লড়াই করেছে। আমরা কোথাও দেখেছি যে জলের যদি কোথাও অসুবিধা হয়েছে তখন এই লাল ঝান্ডাই ছিল, সবাই মিলে একত্রিত হয়ে লড়াই করেছে যাতে মানুষ তাদের পানীয় জল পায়। কোন এলাকার মধ্যে আমরা কোভিডের সময় দেখতে পেরেছি যখন দুটো সরকার, রাজ্যের আমাদের সরকার তৃণমূলের সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন কিচ্ছু করতে পারেনি, তখন আমরা এই লাল ঝান্ডার এক প্রজন্মকে দেখেছি যারা রেড ভলেন্টিয়ার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষকে বলেছেন, কাঁধে কাঁধে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছে এবং মানুষকে বলেছে হয়তো আমরা সরকারে নেই কিন্তু আপনার যখন দরকার তখন এই লাল ঝান্ডা আপনার পাশে থাকবে। এবং এই প্রতিশ্রুতি আমরা নিচ্ছি, এই প্রতিশ্রুতি প্রতিনিয়ত আমরা নিচ্ছি। যে কথা বলতে আমি শেষ করতে চাইবো একটা ছোট্ট গল্প। অল ইন্ডিয়া কিষান সভার মার্চ হচ্ছিল, কৃষকদের মার্চ। আমি সেই সময় দিল্লিতে 2019-এ জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র তখন, এবং আমাদের ভলেন্টিয়ারের কাজ দিয়েছিল যে আমরা ভলেন্টিয়ার করবো, যে কৃষকরা আসছে মহারাষ্ট্র থেকে, দিল্লি আসছে, সামনে তারা অবস্থান করবে, বিক্ষোভ করছে কারণ তারা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এবং সেখানে একজন মিডিয়া ইন্টারভিউ করছিল কৃষকদের। এক কৃষক, তার হাতে লাল ঝান্ডা, AIKS এর ব্যানার, অল ইন্ডিয়া কৃষক সভা যে তার ব্যানার, অখিল ভারতীয় কৃষক সভা। এবং তাকে যখন জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোথা থেকে এসেছেন, তিনি বলেন যে আমি অযোধ্যা থেকে এসেছি। এই অযোধ্যার রাম মন্দির অনেকেই সবাই জানে। এবং তখন যখন তাকে বলা হয় তখন রাম জন্মভূমির জন্য মুভমেন্ট, বিভিন্ন জিনিস চলছে ট্রাস্টের জন্য, তো তাকে বলা হয় যে রাম জন্মভূমি অযোধ্যাতে এত বড় এই চলছে, আপনি লাল ঝান্ডা নিয়ে কি করছেন? তখন তিনি একটাই জবাব দেন যে আমি রাম ভক্ত, আমি বিশাল বড় রাম ভক্ত, আমার বাড়িতে 2 বার করে রামের পুজো হয়, আমি প্রত্যেক দিন মন্দিরে গিয়ে রাম লক্ষণ সীতা মাইয়ার পুজো করি। কিন্তু একটা কথা বলতে চাইবো, যখন আমার ফসলের দাম আমি পাই না, এই লাল ঝান্ডাই আমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। এই খিদে যখন আমার মেটে না তখন এই লাল ঝান্ডাই আমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি প্রতিনিয়ত দেখেছি এবং এই আপিল আমি সবাইকে করতে চাই যে যত বড়ই রাম ভক্ত আপনি হোক না কেন, ধর্ম নিজের নিজের জায়গায়। যখন ভাতের খিদে থাকে, যখন মানুষের চাকরির খিদে থাকে, তখন এই লাল ঝান্ডাই দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিনিয়ত মানুষের দরকারে। এবং তাই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ, যখন 4ই মে আপনারা ভোট দিতে যাবেন, এই বাইনারিকে ভেঙে দিতে হবে। যেই সব দুর্নীতিবাদ, চোরবাজ, চিটিংবাজ তারা আজকে বিজেপিতে গিয়ে সামিল হয়েছে, বিজেপি যে ধর্মের নামে রাজনীতি করে আমাদেরকে ভেদাভেদ করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে। আমাদের কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নতে ভোট দিয়ে এক বিপুল ভোটে কমরেড জাহানারা খানকে জয়যুক্ত করুন, যাতে বামপন্থীরা যে আগামী দিনের প্রজন্মকে বাঁচানোর কথা বলছে, जो बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए, ऐसा एक जनरेशन को बचाने की बात होनी चाहिए जिनको आज बहुत सारे राज्यों में चले जाना पड़ता है,
क्योंकि उनको बंगाल के अंदर नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूपी बिहार में नौकरी नहीं मिला है, जिसके कारण अपने परिवार को छोड़ के आज उन्हें बंगाल में बैठना पड़ रहा है। हमें पूछने की जरूरत है कि केंद्र का सरकार, जो बीजेपी का सरकार है, जो गारंटी लेता है, वो विफल हुआ है पिछले 10 साल में। वो विफल हुआ है, वो फेल किया है, और कोई भी मोदी जी का गारंटी काम नहीं करेगा। इस बार आसनसोल लोकसभा में जब जनता जाएंगे तो कॉमरेड जहानारा खान को भारी से भारी मत देके जिताइए कि लाल झंडा और हमारी जोत का जो प्रार्थी है वो इतना वोटों से जीत के आए कि आसनसोल के जो जनता का आवाज है उसको बुलंद कर पाए। और आने वाले समय में जो रोजी रोटी, शिक्षा का सवाल है और हमारे लोकसभा के अंदर जो हर दिन का सवाल है, हर दिन का स्ट्रगल है, उसको सामने ले जा पाए। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी। इनकलाब जिंदाबाद।